तो मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा वो किसके बेस पे पढ़ा, इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी कि जब दो वेव आपस में मिलके एक नई वेव बना रही है तो वहां पे या तो उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है या इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ये हमने पढ़ा था। और ये दोनों वेव्स जो हैं वो दो डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट से आ रहे हैं जो कि कोहेरेंट सोर्स, जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है या फेज डिफरेंस जीरो है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा था। अब जो है, अब हम पढ़ेंगे सिंगल स्लिट के बारे में कि अगर सिंगल स्लिट होगा तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टॉपिक आज का होगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें जो डेफिनेशन है, बेसिकली डिफ्रैक्शन क्या है। मान लो किसी होल, कोई एक छोटा सा होल है, डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन मतलब जैसे कोई सा छोटा सा होल है, स्लिट है, और उसमें से लाइट पास हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ये होल है जिसका साइज ये है, इसमें जब लाइट जा रही है, ऐसे ऐसे लाइट जा रही है, तो ये वेव फ्रंट कैसे जाएंगे, ऐसे परपेंडिकुलर। तो जब ये लाइट कॉर्नर से जब लाइट जाती है तो ये थोड़ा आगे जाके बैंड हो जाती है। तो जब लाइट बैंड होती है तो जो वेव फ्रंट है वो भी क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। ठीक है, वेव फ्रंट क्या हो रही है, बैंड हो जा रही है। तो ये जो बैंडेशन है, बैंडेशन ऑफ वेव फ्रंट थ्रू ऑब्स्टिकल, किसी ऑब्स्टिकल से पास होने के बाद जब लाइट या वेव फ्रंट बैंड हो जाए तो उसे हम क्या कह दे रहे हैं, डिफ्रैक्शन कह दे रहे हैं। तो डेफिनेशन है, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट around corner of an obstacle, around corner of an obstacle or aperture in the path of light, around corner of an obstacle or aperture in the path of light। इस संडे टेस्ट है चैप्टर 6 और 7 का, मैं दोबारा रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। ठीक है, और जो मैं पीडीएफ अभी भेजूंगा आज रात या कल सुबह तक, एक पीडीएफ मैं भेजूंगा, उस पीडीएफ से प्लस थ्योरी, जो थ्योरी है उससे आपका पेपर, टेस्ट पेपर होगा, तो आप उनसे आंसर करेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक। अब ये जो डिफ्रैक्शन है, यानी कि इससे हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन यानी सिंगल स्लिट जब लाइट क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है, जिसको हम क्या कह दे रहे हैं, डिफ्रैक्शन कह दे रहे हैं। अब इस डिफ्रैक्शन के बेस पे डिफ्रैक्शन के बेस पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, कंडीशन है कि ये अब डिफ्रैक्शन हो कब रहा है। इसमें एक डिफ्रैक्शन मतलब पॉइंट डाल दो, नोट पॉइंट डाल दो कि साइज ऑफ अपर्चर मस्ट बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, साइज ऑफ अपर्चर मस्ट बी कंपेरेबल ऑफ लाइट। ठीक है, कंपेरेबल ऑफ लाइट, यानी कि ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको मिल रहा है, यानी बैंडिंग जो हो रही है प्रॉपर सर्कल में, जो बैंडिंग हो रही है, ये बैंडिंग तभी होगी जब ये जो अपर्चर है, यानी कि साइज ऑफ स्लिट जो है, ये अपर्चर जो है वो लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होगी, यानी कि उसके आसपास होगी। ऐसा नहीं कि उनके बीच में काफी डिफरेंस हो। अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो इस तरीके का वेव फ्रंट यानी इस तरीके की बेंडिंग नहीं होगी, डिफरेंट टाइप की बेंडिंग हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये स्पेरिकल बेंडिंग जो है या सर्कुलर बेंडिंग जो है, ये जब भी होगा जब अपर्चर ऑफ स्लिट जो है वो वेवलेंथ के कंपेरेबल हो। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो साइज ऑफ अपर्चर
मस्ट बी कंपेरेबल ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब हम करेंगे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो टॉपिक डालेंगे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसी के बेस पे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। जिस तरीके से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसी तरीके से सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अब सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है कि आपके पास सिंगल सोर्स है और सिंगल स्लिट है, तो इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम आपको मेन आना चाहिए। तो लेट से हमारे पास एक सिंगल स्लिट है, ये हमारे पास सिंगल स्लिट हो गया, जिसका साइज जो है वो कितना दे रखा है, हम लेट कर लेते हैं डी। कितना साइज है इसका, अपर्चर का साइज क्या ले लिया, डी ले लिया। ठीक है, अपर्चर का साइज क्या ले लिया, डी ले लिया। तो इस बेस पे डी लेने के बाद अब अगर देखो यहाँ पे क्या चीज आपको देखने को मिल सकती है, यहाँ सोर्स है जिससे लाइट आ रही है, आगे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है जिससे रे जब जा रही है तो ये इसको पैरेलल कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ से ये प्लेन वेव फ्रंट ए बी यहाँ पे जा रही है और ये डॉटेड वेव फ्रंट यहाँ पे पहुंची, ए डैश बी डैश। ठीक है, डॉटेड वेव फ्रंट यहाँ पे पहुंची और आगे फिर एक और कॉन्वेक्स लेंस है जो कि थोड़ा इससे बड़ा है और आगे क्या आ गई, स्क्रीन। ठीक है, आगे क्या आ गई, स्क्रीन आ गई, यहाँ रख लो। तो ये जब लाइट गई यहाँ से, तो इसने एक ये सेंटर यहाँ पे क्या बनाया, एक सेंट्रल मैक्सिमम पोजीशन जो ओ पे बना दी डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये सेंटर सी पॉइंट है, ये सेंटर सी पॉइंट है। यहाँ तक डायग्राम क्लियर है। यहाँ तक डायग्राम क्लियर है। अब इसमें और चीजें क्या दिखानी है आपको, यहाँ से आप दिखा दो एक एंगल पे, मतलब कि जिस तरीके से तो एक फोकस पे यहाँ पे बैंड होंगे, ये पी पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, इसको क्या ले लोगे, पी पॉइंट ले लोगे और यहाँ से ये एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे, ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, समझ गए, और इसको आप नाम दे दो एन। तो ये आपका डायग्राम बन गया, लेंस L1, लेंस L2, दोनों के बीच का जो स्क्रीन का बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप लेट कर लीजिए डी। स्लिट का साइज हमने डी लिया ही है। तो अब इसको डायग्राम को बना लीजिए, ये आपकी स्क्रीन हो जाएगी। डायग्राम बन जाए तो बता देना। तो जल्दी से डायग्राम बना लेंगे।
निशु जी इतनी लेट कैसे हो गया आप? डायग्राम में सिंगल स्लिट हो गया जिसका साइज अपर्चर साइज डी है, लेंथ L1 है, सिंगल सोर्स है। वहां से लेंस के बेस पे हमने एक प्लेन वेव फ्रंट बनाया है जो इस सिंगल स्लिट से पास हो रहा है। सिंगल स्लिट से पास होने के बाद यहाँ पे एक सामने सेंटर पे आपको सेंट्रल मैक्सिमम बन रही है, ब्राइट ब्राइट डिफ्रैक्शन और ब्राइट पैटर्न। और फिर पी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई भी एक मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि कोई भी एक पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो जहाँ से सिंगल स्लिट है और जो स्क्रीन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी लिया है। अब ये जो अलग से रे डायग्राम दिखाया है पी के लिए वो कैसे बना है इसको समझे। देखो, हमने पढ़ा था कि जो वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट पे लोकस ऑफ पॉइंट होते हैं और वो लोकस ऑफ पॉइंट जिनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, वो वेवलेट्स एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी सोर्स, आप कह सकते हो सेकेंडरी एनर्जी। तो उन वेवलेट से क्या निकल रही होती है, एनर्जी निकल रही होती है जो सभी डायरेक्शन में जा रही होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब इंटरफेरेंस पैटर्न हमने किया तो उसके अंदर जो इंटरफेरेंस हो रहा था या वेव आपस में मिल रही थी वो दो अलग सोर्स से आ रही थी। यहाँ पे भी इंटरफेरेंस यानी सुपरपोजिशन हो रहा है, बट यहाँ पे जो वेव आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो वेव आ रही हैं वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट से। क्योंकि वेव फ्रंट के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लोकस हैं, वो सभी एनर्जी को स्प्रेड कर रहे हैं, वो सभी एक्ट कर रहे हैं एनर्जी की तरह, एक सेकेंडरी एनर्जी सोर्स की तरह, जिससे सभी डायरेक्शन में एनर्जी स्प्रेड हो रही है। और वो एनर्जी एनर्जी वेव आपस में सुपरपोज करके एक नए पैटर्न बना रहा है जो कि हमें पी पॉइंट पे या अदर पॉइंट्स पे स्क्रीन पे मिल रहा है। तो इसलिए ये जो अलग से रे डायग्राम दिखाया है पी पॉइंट के लिए, ये वही पैटर्न है कि जो इसमें से मान लीजिए कि जो ए और बी डैश पे जो लोकस ऑफ पॉइंट्स है उनसे एनर्जी ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी से एनर्जी निकल रही है, और वो एनर्जी पैटर्न सुपर इम्पोज करके एक पी पॉइंट पे अलग वेव बना रहे हैं। इस तरीके के कई सारे पैटर्न्स आपको स्क्रीन पे मिलेंगे। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, ये डायग्राम का मतलब है यहाँ पे। अभी ये बात सभी में समझ में आई क्या कहा मैंने? आशीष, समीर, निशु, दिव्यांशु। सर एक बार रिपीट करना। अच्छा, देखो, इंटरफेरेंस पैटर्न जब हमने किया था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो सोर्स होते थे, दो स्लिट होते थे जिससे वेव्स आ रही थी। वो वेव्स आपस में मिलकर सुपर इम्पोज करके एक पैटर्न दे रही थी जिनको हम इंटरफेरेंस पैटर्न कर रहे थे, क्योंकि वो दो अलग सोर्स से आ रहे थे, लाइट सोर्स से आ रहे थे जिनको हम कोहेरेंट सोर्स कह रहे थे, और स्क्रीन पे हमें पैटर्न मिल रहा था। इसलिए हमने उसका नाम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस पैटर्न एक्सपेरिमेंट हमने कर दिया। यहाँ पे सिंगल स्लिट है तो जो लाइट आ रही है वो एक ही स्लिट से आ रही है, एक ही सोर्स से आ रही है। बट यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हो रहा है, डिफ्रैक्शन आप समझ गए क्या है कि एक ऑब्स्टेकल के बाद लाइट बेंड हो जा रही है। बट जब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ए डैश और बी डैश जहाँ स्लिट है वहां पे वेव फ्रंट, यानी कि ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, इस पे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट्स होते हैं। अब लोकस ऑफ पॉइंट्स जो होते हैं ये नए सोर्स की तरह काम करते हैं जो एनर्जी हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे एनर्जी निकल रही होगी, इससे एनर्जी निकल रही होगी, तो इससे एनर्जी निकल रही होगी, तो एनर्जी निकल रही होगी तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी, है ना, कहीं ना कहीं तो सुपरपोज करेगी, सुपर इम्पोज करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे एक स्क्रीन पे आपको पैटर्न मिलेगा, जब भी सुपर इम्पोज होगा तो एक पैटर्न मिलेगा, वो पैटर्न आपको स्क्रीन में मिल रहा है। अब ये जो एनर्जी है, वेवलेट से जो एनर्जी है वो हर डायरेक्शन में जा रही है, मतलब यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है। तो सेंटर पे जो जा रही है तो सेंट्रल मैक्सिमा बना रही है। पी के लिए मैंने बोला कि ये जो अलग से मैंने रे डायग्राम दिखाया है, ये इसलिए दिखाया है क्योंकि जो एनर्जी है वो हर डायरेक्शन में जा रही है। तो मैंने मान लिया कि कोई एक एक्स पॉइंट मान लिया, लेट कर लिया कि एक कोई लेट एजम्पशन हमने ले ली पी पॉइंट पे, जिसपे आपको एक पैटर्न मिल रहा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न। आई डोंट नो कि इसमें कौन सा पैटर्न मिल रहा है, डार्क फ्रिंज मिल रहा है या ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, बट एक पैटर्न मिल रहा है, हमने लेट कर लिया, वो हम बाद में देखेंगे कि कौन सी पोजीशन पे क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट पैटर्न है ये अलग से बन के आ रहा है क्योंकि यहाँ से वेवलेट से, जो ये वेवलेट्स हैं, वेवलेट से अपर हाफ यानी सी ए डैश से अपर हाफ से जो वेव आ रही है या वेव एनर्जी आ रही है,
और लोअर हाफ से यानी सी बी डैश से जो वेव आ रही है, यानी कि यहाँ पे वेवलेट्स होंगे और यहाँ पे वेवलेट्स होंगे, वो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, एनर्जी सुपर इम्पोज होंगी और एक नए पैटर्न्स आपको स्क्रीन पे मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट। तो उनमें से किसी एक पॉइंट के लिए मैंने ये रे डायग्राम बना दिया है। क्लियर है? यस सर। ये चीज है। अब इसी चीज को, अब ये जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम में देखो जब भी आएगा क्वेश्चन, तो एग्जाम में आने आने वाला जो ये क्वेश्चन होगा, इसमें दो, इस चैप्टर में मेन जो दो टॉपिक आते हैं वो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो आप उसमें देख रहे हो कि आपका ज़्यादातर डेरिवेटिव पार्ट है, फॉर्मूला निकाल रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, जिसमें आपसे सेपरेशन के बारे में पूछेगा, कंडीशन के बारे में पूछेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर दो वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं तो उसको हार्मोनिकली प्रूव करके दिखाइए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल के दिखाइए। तो ये सब चीज़ें निकालने के लिए बोलेगा, जो कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो अभी हम कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी लिखने वाला पार्ट ज़्यादा है, यानी सेंटेंस एक्सप्लेन करने की बातें ज़्यादा हैं, डिराइव और डेरिवेशन टाइप बहुत कम है। तो ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी, या फिर इसको बहुत अच्छे से समझो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, अच्छे से समझो और फिर इसको आप लिख सकते हो इजीली। तो बेसिकली यहाँ लिखने का काम ज़्यादा है इस वाले में, ठीक है? जैसे कि मैं अभी लिख पाऊंगा, जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन, फिर कैसे वर्क किया, कैसे मिला, ये सब लिखना पड़ेगा, डिराइव नहीं करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है डिराइव करने के लिए, है फॉर्मूले, पर डिराइव करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो सर अभी हम, हाँ जी सर, ये बी ए डैश और एन कौन सा है? उस एंगल को नाम क्या लिखा आपने? एंगल को थीटा लिखा है मैंने। ये जो, और सर ऊपर वाला हाँ ऊपर वाला भी थीटा ही है, ये भी थीटा, ये भी थीटा। जितना एंगल ये उठेगा इक्वल उतना है ही सर? एंगल, हाँ इक्वली उठेगा ना, जितना एंगल ये चेंज आएगा उतना ही एंगल यहाँ चेंज आएगा। ओके सर। हाँ इक्वल है, थीटा है। हाँ जी, तो अब कंटिन्यू करते हैं। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हुए, डायग्राम को और बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए आगे चलेंगे, जिसमें हम पहले डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। देन फिर जैसे हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पोजीशन को निकाला था, पोजीशन की वैल्यू निकाली थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी पोजीशन को निकालेंगे, बट डेरिवेटिव पार्ट बहुत कम है, ठीक है? एजम्पशन बेस ज़्यादा है, ठीक है, यूँ समझिए। तो लिखना शुरू करेंगे, ठीक है? और मैं बता रहा हूँ आप लोगों की, मैं नोट्स आप लोगों के साथ ही साथ बनवाते जा रहा हूँ, तो आई गेस मेरे को अलग से नोट्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, ठीक है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अच्छा है। तो लिखना शुरू करेंगे। पहला हम डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। इन अबव डायग्राम एज से मोनोक्रोमेटिक लाइट, इन अबव डायग्राम, in above diagram as say monochromatic light source, in above diagram as say monochromatic light source held at a focus of length L1, as say monochromatic light source held at a focus of length L1, length L1, comma AB is a plane wavefront सर held at focus of length L1, held at a focus of length L1। ये बहुत शॉर्ट में और सिंपल वे में मैं आपको डायग्राम और थ्योरी एक्सप्लेन करवा के लिखवा रहा हूँ। बाकी जगह देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट में मिल सकता है, तो इसको ध्यान से लिखें, और ये एग्जाम में लिखना पड़ सकता है अगर आपका ये डेरिवेशन आती है तो, ठीक है? 5 मार्क्स में आ सकती है। In above diagram as a monochromatic light source held at a focus of length L1, AB is a plane wavefront incident on single slit A dash B dash. AB is a plane wavefront incident on single slit AB on a single slit A dash B dash. let width of A dash B dash, let width of A dash B dash, let width of A dash B dash equal to D, small d, ठीक है?
डायग्राम आप देख रहे होंगे, इक्वल टू स्मॉल d, a डैश b डैश इक्वल टू d is of the order of wavelength is of the order of wavelength is of the order of wavelength of light। मैंने बोला कि जब भी आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न चाहिए तो जो वेवलेंथ है वो सिंगल स्लिट, यानी जो सिंगल स्लिट का अपर्चर है, साइज है, उसके कंपेरेबल होना चाहिए। तो इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। द डिफ्रैक्शन पैटर्न is focused on the screen. The diffraction pattern is focused on the screen. The diffraction pattern is focused on the screen with the help of convex lens L2. The diffraction pattern is focused on the screen with the help of convex lens L2. The diffraction pattern is focused on the screen with the help of convex lens L2. The diffraction pattern obtained on the screen consists of a central bright band जैसे हम वहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज कह रहे थे, यहाँ पे बैंड कह रहे हैं। तो अ डिफ्रैक्शन पैटर्न obtained on the screen The diffraction pattern obtained on the screen consists of a central bright band having alternate dark and weak bright bands of decreasing intensity, having alternate dark and weak bright bands of decreasing intensity on both sides. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब सेंटर पे जो इंटेंसिटी बन रही है, ये इंटेंसिटी मैं ग्राफ वेरिएशन आपको बता रहा हूँ, इंटेंसिटी ग्राफ वेरिएशन है। जो ये सेंटर है, इस सेंटर पे तो आपको सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, यानी बहुत ज़्यादा ब्राइट होगी, हाईएस्ट ब्राइट होगी। उसके बाद अल्टरनेटली आपको डार्क मिलेगी, फिर ब्राइट मिलेगी, कम इंटेंसिटी की, फिर ब्राइट मिलेगी, डार्क मिलेगी, फिर कम इंटेंसिटी की, ब्राइट मिलेगी, फिर डार्क मिलेगी, फिर कम इंटेंसिटी की। इस तरीके से डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये दोनों साइड होगा डिक्रीज, इस तरीके से ये होता जाएगा। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न का है। ठीक है, इंटेंसिटी में ये वैल्यूज जो हैं ये इक्वल होती हैं इंटरफेरेंस पैटर्न में, पर डिफ्रैक्शन में सेंट्रल वाली ज़्यादा होती है और बाकी सारी अल्टरनेटिवली डिक्रीज होती जाती है। क्लियर है? ये मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ क्या वेरिएशन बनाया, इंटेंसिटी वेरिएशन। ठीक है ये था डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। The diffraction pattern obtained on the screen consists of a central bright band having alternate dark and weak bright bands of decreasing intensity on both sides. ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम का, मतलब जो डायग्राम आपने बनाया उसका एक्सप्लेनेशन। नाउ कम टू द थ्योरी। टॉपिक डालो थ्योरी, यानी इसकी अब थ्योरी है, मतलब कैसे काम कर रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी में लिखें द सेट ऑफ पैरेलल रेज। थ्योरी में लिखें द सेट ऑफ पैरेलल रेज falling on the slit the set of parallel rays falling on the slit from a plane wavefront
from a plane wave front AB, from a plane wave front AB, from a plane wavefront AB, according to Huygens principle, according to Huygens principle. अब ह्यूगन्स प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होना चाहिए इस चैप्टर में, पूरी कहानी ह्यूगन्स प्रिंसिपल के बेस पे चल रही है। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूगन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन according to Huygens principle, each point on unblocked portion, each point on the unblocked portion, ब्रैकेट में लिख लो shown dotted line, ब्रैकेट में लिख लीजिए shown dotted line, ये वाली a डैश b डैश हमने डॉटेड लाइन से शो करी है, तो ये वाली लाइन, ठीक है। तो each point on the unblocked portion, ब्रैकेट में shown dotted line, ब्रैकेट क्लोज, of plane wavefront a dash b dash, of plane wavefront a dash b dash, plane wavefront a dash b dash, send out, हाँ इसको लिखो send out, plane wavefront AB a dash b dash, send out secondary wavefront, send out secondary wavefront in all direction, send out secondary wavefront in all direction, the secondary wavefront या secondary wavelets, the secondary wavelets are the point, the secondary wavelets are the point equidistant, the secondary wavelets are the point equidistant from the center C, from the center C, from the center C. The secondary wavelets are the points equidistant from the center C. The slit lying in the portion CA dash, the slit lying in the portion CA dash and CB dash, the slit lying in the portion CA dash and CB dash of wavefront travel the same distance, of wavefront travel the same distance, travel the same distance in reaching point O, in reaching point O, in reaching point O. The slit lying in the portion CA dash and CB dash of wavefront travel the same distance in reaching point O, and hence the path difference between them is 0, and hence the path difference between them is 0, and hence the path difference between them is 0। यानी कि जो CA पोर्शन में जो वेवलेट्स हैं और जो CB डैश में जो वेवलेट्स हैं उससे जो एनर्जीज निकल रही हैं वो O पॉइंट तक आने में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। तो जब O पॉइंट में आने में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी तो उनका अगर आप पाथ डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना आएगा, पाथ डिफरेंस 0 आएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है,
चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। सर कौन कौन सी? सी ए डैश में जो वेवलेट्स हैं, सी ए डैश वाले पोर्शन में जो वेवलेट्स हैं, और सी बी डैश वाले जो वेवलेट्स पोर्शन में जो वेवलेट्स हैं, वो दोनों, उन दोनों से जो वेव्स निकल रही होंगी वो ओ तक आने में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना। जैसे ये देखो, ये यहाँ से निकल रही है तो सेम सेम, तो माइनस करोगे तो जीरो ही आना है। ठीक है। यस सर। आगे कंटिन्यू करते हुए, these secondary waves these secondary waves reinforces these secondary waves reinforces each other. These secondary waves reinforces each other, resulting in the maximum intensity at point O. Reinforces each other, resulting in the maximum intensity at point O. ब्रैकेट में लिख लेना सेंट्रल मैक्सिमा, ब्रैकेट में लिख देना सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और सेंट्रल मैक्सिमा बनाएगा ये। क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव्स, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव्स। सर पॉइंट ओ के बाद है ना ये? हाँ, पॉइंट ओ के बाद है ये, नेक्स्ट लाइन से है। नेक्स्ट पॉइंट ओ लाइन से, के अच्छा बाद, सर। हाँ, नो, पॉइंट ओ के बाद सेंट्रल मैक्सिमा लिख देना ब्रैकेट में, और फिर नेक्स्ट लाइन से यानी एक लाइन छोड़ के लिखना है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव्स, the path difference between the secondary waves reaching point P from A dash and B dash. The path difference between the secondary waves reaching point P from A dash and B dash, from A dash and B dash. देखो, A डैश से जो P पे जा रही है और B डैश से जो P पे जा रही है, इनका पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता है कि जो वेवलेट्स हैं वो सेम टाइम में ट्रैवल करती हैं सेम डिस्टेंस, तो यहाँ से ये गई और यहाँ से ये गई, तो इसका अगर आप पाथ डिफरेंस निकालोगे तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? एक्स्ट्रा आपका बी डैश एन आ रहा है, तो मतलब ये आपका क्या आ गया? पी पॉइंट पे जो वेव्स जा रही है उनके बीच का पाथ डिफरेंस आ गया, यानी कि बी डैश एन जो है वो एक्स्ट्रा पाथ है। तो अब ये एक्स्ट्रा पाथ को ही हम क्या बोलेंगे? पाथ डिफरेंस। अब हमें ये पाथ डिफरेंस निकालना है, तो अगर ये पाथ डिफरेंस निकालना है तो लिख लीजिए, इसको कंटिन्यू करिए। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव्स रीचिंग पॉइंट पी फ्रॉम ए डैश एंड बी डैश इज इक्वल टू बी डैश एन। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस जो आया वो क्या आया आपका? वो आया आपका बी डैश एन। अब ये बी डैश एन निकालना है। ठीक है, तो अगर आप ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एन, जिसके अंदर हम क्या लेते हैं? साइन थीटा ले लेते हैं, क्योंकि हमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस की वैल्यू पता है, तो परपेंडिकुलर हो गया बी डैश एन और बेस हो गया आपका ए डैश बी डैश। तो बी डैश एन की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आएगा आपका? ए डैश बी डैश साइन थीटा। तो ए डैश बी डैश किसके बराबर है? डी के। तो आपका जो पाथ डिफरेंस आया वो कितना आया? बी डैश एन जो आया वो कितना आया? डी साइन थीटा आया। पाथ डिफरेंस जो आया वो कितना आया? डी साइन थीटा आया पाथ डिफरेंस। क्या आया? पाथ डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है आप सभी को? यस सर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, इसको रिकनेक्ट कर लीजिए पहले तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
कंटिन्यू करते हुए अब हमें पोजीशंस निकालनी है मिनिमा और मैक्सिमा की, यानी कि जो ये आपको डार्क मिल रहा है और मिनिमा मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी और ब्राइट इंटेंसिटी और डार्क इंटेंसिटी, इनको ही वैल्यूज यानी पोजीशन हमें निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम करेंगे पाथ डिफरेंस, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज डी साइन थीटा। तो टॉपिक डालिए पोजीशन ऑफ मिनिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा हमें निकालनी है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ मिनिमा, तो टॉप पर लिखिए इसमें, लेट द पॉइंट पी बी सो लोकेटेड ऑन द स्क्रीन, लेट द पॉइंट पी, let the point P be so located on the screen that the path difference, that the path difference पाथ डिफरेंस जो आया वो क्या आ गया आपका, लैम्डा आ गया, और थीटा इज इक्वल टू हमने थीटा 1 मान लिया। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा हो गया, यानी कि पी पोजीशन जो एक ऐसी जगह पे आ गई जिसमें जो पाथ डिफरेंस आया वो कितना निकल के आया, लैम्डा आया, ये हमने लेट किया है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, लैम्डा 1 हो गया। तो पहला केस है क्योंकि मिनिमा का फर्स्ट केस है, तो इसलिए अगर आप यहाँ पे पुट करो इसको, इक्वेशन 1 डाल दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन से कि जो लैम्डा है दैट इज डी साइन थीटा 1, ये फॉर्मूला आपको मिल गया है। ठीक है, तो ये क्या मिला है आपको, फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिला है, क्योंकि मिनिमा का केस है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, और फर्स्ट मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा कह सकते हो, सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, इसी तरीके से अगर सेकंड के लिए निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इसका एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि एन लैम्डा होता है। ठीक है, जैसे सेकंड निकालोगे तो फॉर सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, फॉर सेकंड डार्क फ्रिंज, तो आप क्या करोगे कि ये आपका जो पाथ डिफरेंस है वो 2 लैम्डा आ जाएगा, दैट इज डी साइन थीटा 2। इस तरीके से 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, इस तरीके से मिलती पाई जाएगी आपको, 4 लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा 3। इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। तो इन जनरल आपको क्या मिल जाएगा, इन जनरल मिल जाएगा फॉर nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज के लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, क्या आ जाएगा, n लैम्डा आ जाएगा, वेयर जो n है वो 1 2 3 एंड सो ऑन हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, इसको इतना नोट कर लीजिए। तो थोड़ा सा ऊपर का नहीं दिख रहा। ऊपर का नहीं दिख रहा, अभी ठीक तो है। ठीक है, हाँ।
हो गया सर। हो गया। अब देखो, ये तो आया। अब यहाँ पे केस आपको क्या मिल सकता है, यहाँ से अगर आप देखो तो जो साइन थीटा एन है वो आपका एन लैम्डा बाय डी हो गया, एन लैम्डा बाय डी हो गया। और इसको आप थीटा एन लिख सकते हो, दैट इज एन लैम्डा बाय डी, अगर क्या हो, एंगल स्मॉल हो। ठीक है, एंगल क्या हो, स्मॉल हो, तो आप थीटा एन लिख सकते हो। ये एक फॉर्मूला यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, फिर लिखेंगे हम पोजीशन फॉर मैक्सिमा, पोजीशन फॉर मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि सेंट्रल पे मैक्सिमा बन जाता है, उसके बाद जितने भी मैक्सिमा बनेंगे वो सेकेंडरी होंगे। तो पोजीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेट कर ले रहे हैं कि जो पी पॉइंट है उसमें जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, पाथ डिफरेंस जो ले लिया हमने कि जब पी ऐसे पोजीशन पे पहुंच गया इंटरफेरेंस पैटर्न मैक्सिमम के लिए, जिसमें पाथ डिफरेंस बी डैश एन जो है वो 3 लैम्डा बाय 2 के बराबर आ गया है। मैंने बोला कि एजम्पशन बेस्ड है, तो 3 लैम्डा बाय 2 के बराबर आ गया है। तो इस केस में अगर फ्रॉम इक्वेशन हम देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आपका जो इसमें देखें तो 3 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, डी साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से आपको केस मिला। इसमें थीटा डैश ले लेते हैं क्योंकि आप ये मैक्सिमा के लिए ले रहे हैं, वहां पे आपने मिनिमा के लिए लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर करोगे तो क्या बन जाएगा, अब ये क्या बनेगा आपका फर्स्ट, ये क्या बन जाएगा आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी सेंटर के बाद पहली मैक्सिमा होगी। इसी तरीके से सेकंड सेकंड होगा तो वो हो जाएगा, लैम्डा ऐड करेंगे 5 लैम्डा बाय 2, दैट इज डी साइन थीटा 2, क्योंकि सेकंड है तो ये आ जाएगी सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। इसी तरीके से थर्ड करेंगे तो लैम्डा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 लैम्डा बाय 2 डी साइन थीटा 3, ये क्या आ जाएगा आपका थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करता जाएगा, चलता जाएगा। अब चलता जाएगा तो जनरल फॉर्मूला क्या बन सकता है इसके लिए, इन जनरल अगर हम देखें तो, इन जनरल देखें तो हमारे लिए जो फॉर्मूला बन सकता है इन जनरल के, सेकेंडरी मैक्सिमा, तो इसके लिए अगर आप जनरल फॉर्मूला बनाओगे तो वो हो जाएगा 2n+1 लैम्डा बाय 2, दैट इज डी साइन थीटा एन डैश। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया किसके लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। किसके लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, जिसमें आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 एंड सो। समझ गए, क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है। यस सर। इतनी बात क्लियर है तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से आपने पोजीशन ऑफ, यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा और पोजीशन ऑफ मिनिमा, दो केस निकाले, मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा क्यों कह रहे हैं कि सेंटर पे मैक्सिमम बन जाता है, सेंट्रल मैक्सिमा बन जाता है। सेंटर पे क्या बन जाता है आपका, सेंटर ओ पे आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी का बनता है, उसके बाद सारे क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। उसके बाद जितने भी इंटेंसिटी के बनेंगे उसको हम सेकेंडरी बोल रहे हैं, क्योंकि पहले जो है वो मैक्सिमम बन गया है जो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का है, उसके बाद इंटेंसिटी कम होते जा रही है। ठीक है, उसके बाद इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। तो एक नोट डाल के लिखेंगे, फिर हम क्लास आज की खत्म करते हैं। नोट डाल के लिखेंगे, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर
मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर डिफ्रैक्शन मिनिमा एंड मैक्सिमा, mathematically expression for diffraction minima and maxima are exactly reverse of mathematical expression for mathematical expression for interference minima and maxima. Mathematical expression for diffraction minima and maxima are exactly reverse of mathematical expression for interference minima and maxima. आप अगर कंपेयर करेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो हमने सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा निकाला है और इंटरफेरेंस पैटर्न में जो हमने मैक्सिमा और मिनिमा निकाला है, दोनों का जो जनरल फॉर्मूला आ रहा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जनरल जनरल इक्वेशन, वो क्या है, एकदम रिवर्स है। वहां पे देखो 2n-1 लैम्डा बाई 2 जो था वो बन रहा था हमारे किसके लिए, मिनिमा के लिए, डार्क के लिए। यहाँ किसके लिए बन रहा है, मैक्सिमा के लिए, ब्राइट के लिए। वहां पे मैक्सिमा के लिए था एन लैम्डा, ठीक है, एन लैम्डा। तो वो यहाँ पे किसके लिए बना है, वो मिनिमा के लिए बना है, ठीक है। तो देख रहे हो आप, कंडीशन पूरी रिवर्स हो गई है। तो ये चीज यहाँ पे एक नोट करने वाली बात थी। तो इसी के साथ ये डिफ्रैक्शन पैटर्न तो अभी थोड़ा सा रह रहा है, इसके ऊपर और थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा रह गया है, 1/4 चैप्टर रह गया है, वो भी शायद 1 क्लास या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में कोई डाउट आप लोगों को तो पूछ सकते हैं। ये मैंने पूरा थ्योरी, ये जो टॉपिक है पूरा थ्योरी बेस्ड है, एजम्पशन बेस्ड है, तो ये आपको इसी तरीके से आपको लर्न करना है, ठीक है। तो थ्योरी बेस्ड है तो आप इसको लर्न करेंगे, समझेंगे, जहाँ समझने की जरूरत है वहाँ समझेंगे और जहाँ लर्न करने की जरूरत है वहाँ लर्न करेंगे। और एक बार में ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आपको इसको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा। आई नो कि इसमें डाउट्स भी बनेंगे, तो आपको वो डाउट बार बार पूछ के क्लियर भी करने पड़ेंगे। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो ये डाउट बना रहेगा और आप डाउट में ही पेपर दे आएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, इसको बार बार पढ़ें, 2 बार 3 बार पढ़ें। ये आपके लिए चैप्टर नया है, जो चैप्टर आपके लिए नया होता है उसमें लर्न करने में दिक्कत आती है, ये मैं बोलता हूँ, ठीक है। चैप्टर 4 आपके लिए, ये चैप्टर 10 आपके लिए नया है, इस चीज़ को लर्न करने में दिक्कतें आएंगी, पर समझने में दिक्कत आएंगी। जो जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, डाउट रहती हैं, एज ए रिवीजन तो क्लासेस चलेंगी, बट स्टिल आपको बीच में अगर डाउट आ रहा है तो जरूर पूछें, डाउट जरूर क्लियर करें, ठीक है। पढ़ना जरूरी है, मार्क्स 90 अबव लेके आने हैं, ठीक है। ड्यू में एडमिशन या अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 90 अबव लेके आना है। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, डाउट क्लियर करने पड़ेंगे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है किसी को? सर हाँ जी। सर 6 और 7 चैप्टर का टेस्ट है ना? हम्म। हाँ तो सर कोई छोटा सा असाइनमेंट दे दो। छोटा सा असाइनमेंट छोटा दे ही दूं? होना मतलब। हाँ, अच्छा, तो रिवाइज मैं हो जाए कम से कम। बोल तो रहा हूँ, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है तो थ्योरी पहले लर्न कर लो, ठीक है। जो डेरिवेशन अच्छा। और डेफिनेशन लिखवाई है वो अरे लर्न, ठीक है, उनको लर्न प्रैक्टिस करो। और एक पीडीएफ में भेज रहा हूँ उस पर करो, क्योंकि मैं उसी से बनाऊंगा, तो उससे काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। और असाइनमेंट ठीक के है लिए सर। मैं दे देता हूँ। असाइनमेंट के लिए मैंने वैसे भेजा हुआ है, वो सॉल्व किए हैं तुमने जो पहले असाइनमेंट भेजे थे? नहीं सर, वो तो देख के ही वो हो गया था। हाँ, तो उसमें से 6 और 7 के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके अलावा और असाइनमेंट की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। वो हाँ असाइनमेंट सर, मैंने, पीडीएफ जो भेज रहे थे वो भेज देना बस। हाँ वो मैं भेज दूंगा। बाकी असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन है वो मैंने 6 और 7 के डाल रखे हैं, आप उसमें से करें, ठीक है। ठीक है सर। ओके।